गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र को आज आगे बढ़ाएंगे। पाचन तंत्र में क्या बता रहे थे? पाचन तंत्र में आपका बता रहे थे शायद लार ग्रंथि। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये आपका बता रहे थे, देखिए ये होता है मुख गुहा। पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुख गुहा। मुख गुहा उसे कहते हैं जहाँ पर खाली स्थान हो, शरीर के जिस अंग में खाली स्थान हो उसे मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा। जैसे मुंह में खाली स्थान होता है, तो मुंह में खाली स्थान होता है तभी तो आप भोजन डालते हैं। तो मुंह में जब खाली स्थान होता है तो वही तो भोजन जाता है। यहाँ पर खाली स्थान नहीं रहता, भरा हुआ रहता, तो फिर भोजन जाता, यानी यहाँ पर गैप है। तो खाली स्थान को गुहा बोलते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में गुहा बोलते हैं। और मुंह है तो मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ हो जाता है? मुख गुहा से। इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। कैविटी में होता है गुहा, तो बक्कल कैविटी से आपका भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। तो पहले भोजन कहाँ से आती है? बक्कल कैविटी से प्रवेश करती है, और उसके बाद फिर आता है ग्रास नली। इसे ओसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि ये एक मार्ग है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। ये आपका आमाशय हो जाता है। पेट जिसको कहते हैं आमाशय। ये आपका छोटी आंत, छोटी आंत हो जाती है। ये आपका देखिए सिक्कम, यानी बड़ी आंत का प्रारंभ सिक्कम से होता है। ये हो गया रेक्टम, ये हो गया एनस, ये हो गया गूदा जिसको बोलते हैं, ये हो गया मलाशय। मलाशय। ये हो गया बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है? ये हो गया बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहलाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये आपको बता रहे थे मुख भोजन का पाचन मुख से आरंभ होता है, जिसे बक्कल कैविटी मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद भोजन वहाँ मुंह में आपका मुख्य अंग क्या क्या पाया जाता है पाचन क्रिया में जो भाग लेता है? दांत हो गया, उसके बाद हो गया जीभ हो गया, और उसके बाद हो गया आपका लार ग्रंथि हो गया। क्या हो गया? लार ग्रंथि हो गया। जिसमें आपको दांत पढ़ा दिए थे, जीभ इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीभ पाचन में भाग नहीं लेता है, बल्कि यह स्वाद को अनुभव कराता है। तो इसलिए आपको सेंस ऑर्गन नामक चैप्टर में इसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद लार ग्रंथि आता है। लार ग्रंथि में आपको पढ़ा रहे थे कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड होता है। फिर होता है दूसरा सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। और फिर तीसरा होता है सबलिंगुअल। क्या होता है? सबलिंगुअल। तो आपका 3 जोड़ी पैरो ग्रंथि बताए थे। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। ये आपको पढ़ा दिया गया है। तो आपका ये पढ़ा दिया गया है, ये आपका सेंस नामक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और लार ग्रंथि आपका पढ़ा रहे थे, जिसमें आपका 3 गो ग्रंथि पाया जाता है, और इससे 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तीनों ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें आपको पहला बताए थे लाइसोजाइम, फिर आपको बताए थे डायस्टेज, फिर आपको बताए थे म्यूलिन, टाइलिन। तो ये 4 प्रकार के आपका एंजाइम निकलते हैं लार। तो आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत है? ये आपका थोड़ा सा हल्का मैंने रिवीजन करा दिया।
कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बक्कल कैविटी मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं दांत के माध्यम से। दांत के माध्यम से क्या करते हैं, छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं। उसके बाद जीव इसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यह सेंस नामक ऑर्गन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद लार ग्रंथि, इसमें क्या होता है, बहुत सारे यहीं से मुख से प्रारंभ हो जाता है। तो लाइसोजाइम कीटाणु को मार देता है। डायस्टेज आपको बताए थे। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से सर्दी खांसी हो गया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप पढ़ते रहना है कि नहीं। ये सब तो थोड़ी सी समस्या आती जाती रहती है, इसलिए अकबकाना नहीं है। उसके बाद हम क्या पढ़ा रहे थे लार ग्रंथि में? हाँ, जो 4 प्रकार के होता है। लाइसोजाइम क्या होता है, जो आपका कीटाणुओं को मार देता है। उसके बाद आपका बताए थे म्यूलिन है, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। उसके बाद बताए थे डायस्टेज और आपका टाइलिन बाकी था। डायस्टेज और टाइलिन बाकी था। चलिए आज आगे डायस्टेज और टाइलिन को पढ़ेंगे। ये मिटा दें, ये अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। इतना दूर तक हम बता दिए थे। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ पॉइंट बना के लिखा दिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, है कि नहीं। दांत आपका पढ़ा दिए थे। जीभ तो नहीं है पढ़ना है, लार ग्रंथि पर। साथ में पैरोटिड नामक जो ग्रंथि होती है वही जहर का निर्माण करती है कि नहीं। तो चलिए कुछ पहले पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। पॉइंट क्या है भाई, कि भोजन का प्रारंभ, भोजन का पाचन का प्रारंभ, भोजन पाचन प्रारंभ मुख गुहा से होती है। मुख गुहा से होती है। भोजन को छोटे कण में तोड़ने के लिए दांत का प्रयोग करते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला है पैरोटिड, दूसरा है सबमैंडिबुलर, और तीसरा है सबलिंगुअल। उसके बाद आपका पढ़ा रहे थे सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। पैरोटिड होती है। सांप का जहर पैरोटिड नामक ग्रंथि में ही होती है। सांप का जहर पैरोटिड नामक ग्रंथि में ही पाई जाती है।
उसके बाद आपका बता रहे थे मम्स। मम्स रोग में पैरोटिड ही प्रभावित होती है। पैरोटिड ही प्रभावित होती है। मम्स रोग विषाणु से होता है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया बाबू, चलिए नोट कीजिए। हो गया है तो आप बोल सकते हैं ठीक है, हो गया है। चलिए मिटा दें। मिटा दें, नोट हो गया। कुछ पॉइंट हाँ हैं, हाँ इसमें बता रहे थे मम्स रोग पैरोटिड से प्रभावित होती है। मम्स रोग विषाणु से होता है। मम्स रोग को गलसुआ के नाम से जानते हैं। गलसुआ रोग के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद क्या बता रहे थे, मम्स हो गया। लार में चार प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है आपका म्यूलिन, तीसरा है डायस्टेज,
चौथा है टाइलिन। यहीं तक आपको पढ़ा दिए थे, यहाँ तक आपको लिखा भी दिए। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। भोजन को चिपचिपा म्यूलिन बना देता है। यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद आज आगे का पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। भोजन को चिपचिपा म्यूलिन बना देता है। वो तो बता दिया। लार क्षारीय होता है। क्या होता है? लार कैसा होता है? क्षारीय होता है। भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। वह सिर्फ भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको चमक रहा होगा, यहाँ रोग है, मम्प्स रोग। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, लार प्रत्येक दिन 1.5 लीटर निर्माण होता है। चलिए, नोट हो गया बाबू, आगे बढ़ें।
चलिए, आपका अब यहाँ पढ़ाना है अमाशय। तो अमाशय हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पर चलते हैं, यहीं तक बनाते हैं। क्योंकि यहाँ अमाशय के बारे में पढ़ना है। इसे बोलते हैं अमाशय पेट, अमाशय स्टोमक, ठीक है। तो यहाँ अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो होता है इसे कहते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, इसमें इंग्लिश में कहते हैं ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। यह एक नलीनुमा रचना होती है जो सिर्फ क्या करती है, भोजन को आपके अमाशय तक पहुंचाती है। क्या करती है? भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। भोजन को क्या करती है? अमाशय तक पहुंचाती है। तो इसमें जो आपका बोलेगा कि पाचन का आहार नाल का कौन ऐसा अंग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो वो ग्रास नली है, ओइसोफेगस है, ठीक है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ भोजन को अमाशय तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अमाशय को 3 भाग में बांटा जाता है, जिसे बोलते हैं कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक इसको बोलते हैं, कार्डियक इसको बोलते हैं, फंडिक इसको कहते हैं, पाइलोरिक। तो ऐसा दीवार नुमा रचना नहीं होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए उसे 3 भाग में ऐसे लाइन पार के बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। इसे बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक, कार्डियक। ये होता है फंडिक और ये होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। यहाँ बता रहे थे, समझ में आया? तो हम पहले इधर लार ग्रंथि बता रहे थे, लार ग्रंथि। इसको रहने दीजिए थोड़ा सा। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में आपको हम पढ़ा दिए थे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम उसमें आपको पढ़ा दिए थे। ये समझना भी जरूरी है क्योंकि ये स्टेज आगे बढ़ेंगे। यहाँ जब पचा के जो मात्रा पचा है तभी तो आगे समझाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको भी ड्रा किया, यहाँ समझा रहा था कि आपको लाइसोजाइम बता दिया हूँ। और उसके बाद क्या बता दिया था? म्यूलिन, म्यूलिन बता दिए थे, म्यूलिन। और उसके बाद आगे चर्चा करना है डायस्टेज और आपका टाइलिन। टाइलिन क्या हो गया? टाइलिन। तो ये 2 का चर्चा करना है। इन दोनों क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। क्या क्या करता है? स्टार्च। ये मंड भी कहलाता है, पेड़ में उपस्थित रहता है इसलिए इसे मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड। तो स्टार्च में क्या होता है? स्टार्च मंड जो भोजन के चोकर, जैसे चोकर समझते हैं, आटा का चोकर होता है ना, या फिर कोई भी आप फल खाते हैं, आम खाते हैं, सॉरी सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो उसके ऊपर एक जो कवर लगा रहता है, चत्ता लगा रहता है, जिसको हम लोग आमचाल में बोल के भाषा में चत्ता बोलते हैं। जो उसके ऊपर जो छिलका लगा रहता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है, मंड होता है। तो किसी किसी का ऐसा होता है जिसका हम स्टार्च को खा लेते हैं। जैसे आपका रोटी बनता है तो वह आटा में उपस्थित रहता है चोकर, जिसमें आपको चाल के निकाल लेते हैं, तब पर भी उसमें कुछ न कुछ थोड़ा सा मात्रा में उपस्थित रहता है। और यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि यह है जो भोजन का अच्छे से पाचन करता है और पानी को बढ़िया से अवशोषण करता है। तो पानी का बढ़िया से अवशोषण करने के कारण इसका भोजन में उपस्थित होना बहुत ही ज़रूरी है। यह हमारे शरीर के लिए रुझांश का काम करता है। यह अपना भोजन में उपस्थित होना ज़रूरी है क्योंकि यह पानी को अवशोषित करता है। जैसे आप बढ़िया से रोटी बनाते हैं तो बढ़िया से चाल देते हैं, हालांकि अगर हल्का मात्रा में चालना उचित है, लेकिन 100% चाल कर अलग कर दिएगा तो मैदा होगा। अब जैसे आप 4 रोटी खाते हैं लेकिन मैदा वाला कितना खाएंगे? 2 रोटी खाएंगे, तो उससे क्या होता है? वो चिपचिपा होता है भी और हाथ में जाके चिपक भी जाता है।
तो ऐसा भोजन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार खाएं तो चिपक गया, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे आमाशय को हानि पहुंचने लगती है। तो हमारे भोजन में स्टार्च का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो भोजन में स्टार्च का होना ज़रूरी होता है। डायस्टेटाइलिन क्या करता है, वो स्टार्च का पाचन करता है। भोजन जो हम मुख में लेके चिबाते हैं वो अच्छी तरीक़े से थोड़ा देर तक चिबाते रहना चाहिए, ताकि लाइसोजाइम उसे अच्छे से कीटाणुओं को मार दे, म्यूलिन अच्छे से मिल जाए ताकि निगलने में आसानी हो, और डायस्टेटाइलिन भी उसका क्या कर सके, स्टार्च का पाचन कर सके। क्योंकि अंदर चले जाने पर वो यहाँ HCl मिल जाएगा और उसे नष्ट कर देगा, तो स्टार्च का पाचन बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भोजन को मुंह में अच्छे तरीक़े से चिबाना चाहिए। इसलिए बार बार आपको समझाया जाता है या डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है कि जब भी आप भोजन करें तो स्थिर से माइंड को शांत करके और अच्छे से बढ़िया से चिबा कर खाएं। लेकिन होता क्या है कि आप रोटी तो अच्छे से चिबा कर खा लेते हैं, लेकिन चावल नहीं चिबा पाते हैं, क्योंकि उसका आकार छोटा होता है, तो तुरंत अपना निगल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऐसे में चावल में जो स्टार्च होता है वो अब उपस्थित रहता नहीं है, क्योंकि अब आ गया है पॉलिश वाला चावल। तो पॉलिश वाला चावल में ये सब विटामिन तक भी उसमें हानि हो जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि डायस्टेज और टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, मंड का पाचन करता है। समझ में आया। उसके बाद जब भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आती है तो यह कहलाता है पहला क्या कहलाता है भाग, कार्डियक। क्या कहलाता है, कार्डियक। कार्डियक क्यों नाम रखा गया, क्योंकि यह हृदय के पास उपस्थित रहता है, इसलिए इसे नाम रखा गया कार्डियक। बीच वाला को कहते हैं फंडिक, या कहते हैं पाइलोरी। तो यहाँ पहला काम है कि कार्डियक क्या होता है, कार्डियक। कार्डियक में क्या पाया जाता है, HCl नामक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl नामक एसिड पाया जाता है। अगर आप मुंह में अच्छे तरीक़ा से नहीं रख पाए और हाली आप अपने से जल्दी खा के आप अंदर निगल लिए, तो वो क्या होगा, जो थोड़ा माना कीटाणु मरा तो मरा, और नहीं मरा तो यहाँ 100% उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जितने भी 100% कीटाणु हैं वह इस भोजन में आपका कार्डियक में आते के साथ HCl मिलने से क्या हो जाएगा, वह पूरा ही कीटाणु समाप्त कर देता है। तो यहाँ पूरी तरह से कीटाणु का नाश कौन करता है, HCl करता है। कौन करता है, HCl करता है। तो इसमें भोजन का क्या होता है, कीटाणुओं को मार दिया जाता है। HCl क्या करता है, कीटाणुओं को मार दिया जाता है। समझ में आया। आपका कीटाणुओं का सफाया किसमें किया जाता है, आपका कार्डियक में। कार्डियक में कौन रहता है, HCl रहता है। कभी कभी आप खाते हैं और उल्टी हो जाता है तो देखते होंगे एकदम जलन टाइप का होता है। क्यों होता है, क्योंकि खाए थे तो आप तो अच्छे खाए थे, चाहे आप कुछ भी खाइए, ठंडा चीज़ खाइए, गर्म चीज़ खाइए, कुछ भी खाइए, तो एकदम जलन सा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें HCl नामक मात्रा मिल जाता है। जो भी आप मीठा पदार्थ भी खाते हैं तो क्या होता है कि उसमें HCl मिलने से आपको जब उल्टी करते हैं तो वह पूरा इस ग्रास नली से होते हुए एसिड पूरा बाहर आता है, और नाक कितना तो नाक से भी फेंक देता है, तो नाक भी जलने लगता है। किसके कारण, तो HCl के कारण। तो जब हम वोमिटिंग करते हैं तो वह कड़वा लगता है, या उससे जलन जो उत्पन्न होता है वो किसके माध्यम से, HCl के माध्यम से। समझ में आया। तो यहाँ HCl का उपस्थित होना भी जरूरी है। इसकी मात्रा बढ़ जाने से फिर दिक्कत हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि HCl रहेगा तो आपका कि इससे भोजन मांस को जला देता है, लेकिन इस आमाशय में उपस्थित रहते हुए भी इसमें क्यों नहीं जलता, तो इसका कारण है कि इसके ऊपर एक परत जमा रहता है। क्या होता है, इसके ऊपर एक परत जमा रहता है, और यह म्यूकोसा कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूकोसा। इस पर एक ऊपर हल्के से पतले नुमा एक रचना पाई जाती है जिसे म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल्की नुमा एकदम पतले चिमकिल टाइप का चिपका रहता है। जैसे आप अभी का जो क्या होता है, हॉकिंस का कढ़ाई या कुकर खरीदते हैं तो क्या होता है, उसमें देखते हैं एकदम पतला नुमा काले नुमा चिपका रहता है कि नहीं, तो वो जलता उलता नहीं। तो उसी प्रकार यह पेट को जलने से कौन बचाता है, म्यूकोसा। क्या बचाता है, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं म्यूकोसा। तो म्यूकोसा नामक परत है जो पेट को जलने से HCl से रक्षा करता है। पेट की रक्षा कौन करता है, म्यूकोसा। जब HCl की मात्रा बढ़ने लगता है तो यही म्यूकोसा जला देता है, तो फिर आपका पेट में छेद भी हो सकता है। तो उससे अब बढ़ाना नहीं। अल्सर नामक रोग में क्या होता है, HCl नामक ही अम्ल बढ़ जाता है, और अल्सर में क्या होता है कि यह इसकी दीवारें कमज़ोर होने लगती हैं, तो उसका इलाज होता है। और क्या, दवाई वगैरह देगा आपको डॉक्टर, ठीक हो जाएगा। तो इन सब पहला भाग में क्या होता है, भोजन में
कीटाणुओं को नाश किया जाता है, मार दिया जाता है। उसके बाद जब HCl वहाँ से आगे बढ़ता है, भोजन आगे आगे जब भोजन बढ़ता है तो फिर आता है फंडिक में। फंडिक में आता है, और फंडिक में पाया जाता है कांटेनुमा संरचना, जिसको रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी। क्या बोलते हैं? यह भोजन को रोक कर रखता है। क्या करता है? भोजन को रोक कर रखता है। इसका मुख्य काम है भोजन को रोक कर रखना, क्योंकि जब तक वो भोजन को रोकेगा नहीं तो अच्छे से पाचन नहीं होगा। 4 घंटे तक यहाँ पर आपका भोजन को रोका जाता है। उसके बाद आगे भोजन को धीरे धीरे आके पाइलोरिक में आती है। तो भोजन को रोकने का काम कौन करता है? रूजी करता है। क्या करता है? रूजी। तो बीच वाला भाग क्या कहलाता है? फंडिक। तो फंडिक आपको पूछा भी जाएगा प्रश्न कि पेट के किस भाग में आपका रूजी पाया जाता है? तो फंडिक में। किस में पाया जाता है? तो फंडिक में। तो कांटेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। ये भोजन को रोकने का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन को रोकने का कार्य करता है। कभी कभी आप जब भोजन नहीं करते हैं तो रूजी क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, और वही क्या होता है? चुभन करने लगता है। जैसे आप भोजन कीजिएगा तो ये क्या करता है कि यह भोजन को अटका देता है, ऐसे गिर जाता है और ऐसे खड़ा होता है, बस रोक देता है। लेकिन अगर जब भोजन नहीं कीजिएगा तो इसके ऊपर भोजन नहीं रहेगा, ये खड़ा होगा तो क्या होगा? आपके पेट में चुभन होगा, जिसको कहते हैं कि भूख लग जाता है तो कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा है। चूहा नहीं कूद रहा है, बल्कि रूजी कर रहा है। क्या कर रहा है? रूजी चुभ रहा है। ठीक है, तो यही होता है। उसके बाद आगे आपका भोजन आता है पाइलोरिक में। पाइलोरिक में आता है, और यहाँ क्या होता है कि छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि पाई जाती है। छोटे छोटे नुमा संरचना क्या होता है? इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस में 2 प्रकार के होते हैं। जठर रस, जठर रस। जठर रस से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसमें होता है रेनिन, और दूसरा होता है पेप्सिन। 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 तो रेनिन और पेप्सिन नामक 2 जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है वो क्या कहलाता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? रेनिन और पेप्सिन नामक 2 जठर रस निकालता है। ये क्या करता है? यह भोजन में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। दूध का पाचन रेनिन करता है, और पेप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में कौन बदल देता है? तो आपका पेप्सिन बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदल देता है? क्या बता रहे थे? पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत है? कभी कभी क्या होता है कि यह जो दूध को दही में बदल देता है। दूध का पाचन क्या करता है? रेनिन है जो दूध को दही में बदलकर पाचन करता है। दही में बदलकर। इसीलिए जब आप बूढ़ा हो जाते हैं तो आपको बोलता है दूध पीने की जगह पर दही खाइए, क्योंकि आपका बुढ़ारी में क्या होता है, आपका ये जो जठर ग्रंथि है काम करना बंद कर देता है। कुछ जठर ग्रंथि क्या होती है? सिकुड़ जाती है और काम करना बंद कर देती है, जिससे क्या होता है? यह दूध का पाचन बढ़िया से नहीं कर पाता है। तो दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या नहीं बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ से मुख्यतः दूध और प्रोटीन का पाचन यहाँ होता है। पाइलोरिक में कौन सा पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिससे जठर रस निकलता है। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है कि जठर ग्रंथि काम नहीं करता है और इससे जठर रस नहीं निकलता है, जिस वजह से क्या होता है? भोजन में पाचन नहीं होता है, और HCl की मात्रा बढ़ने रहने के कारण, क्योंकि HCl की मात्रा यहाँ तक पहुँच जाती है, और इससे क्या होता है कि आपका उससे पाचन नहीं होता है और दिक्कत होने लगता है। और यह जब भोजन आगे बढ़ता है तो इधर बोलता है छोटी आंत या बड़ी आंत
कि बिना पके हुए हम भोजन को, बिना आधा पचे हुए भोजन को हम आगे नहीं पचा पाएंगे, इसलिए पूरा बढ़िया से रोक के रखता है। और जब रोक के रखता है तो यहाँ सड़न मतलब क्या होता है, 4 घंटा 5 घंटा रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। तो इसी बीमारी को आदमी सब बोलता है गैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रिक हो गया। होता है क्या कि गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, जिससे दूध और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। और दूध, यहाँ छोटी याद को चाहिए कि दूध और प्रोटीन का पाचन हुआ ही भोजन आगे बढ़े, तभी आगे पाचन का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। उसके बाद आपका दवाई डॉक्टर देता है, फिर आपका जठर ग्रंथि एक्टिव होता है, फिर आपका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी है तो बोलिए। यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत, यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी? तो पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है जो रेनिन और पेप्सिन का पाचन करता है। ठीक है, आपका फंडिक में रूजी पाया जाता है और कार्डियक में HCl पाया जाता है। तो यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत? तो प्रोटीन का पाचन आपका बहुत ही स्टेजों में होता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही जटिल पदार्थ, प्रोटीन बहुत ही जटिल होता है। तो प्रोटीन का पाचन 3 प्रकार से होता है। यहाँ आपको देखिए जठर रस में पेप्सिन किया है, आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपका छोटी आंत में करेगा, फिर उसके बाद अग्नाशय से कुछ रस आएंगे वो भी आपका ट्रिप्सिन करेगा, फिर आपका एरेप्सिन करेगा। तो ये 3-4 प्रकार से प्रोटीन का पाचन होता है। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।